हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 7 थर्सडे को जो आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से लिए गए हैं। ये आर्टिकल जो फर्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये आर्टिकल कल आया हुआ था और आर्टिकल जो है बेसिकली सीबीडीसी के ऊपर है। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, जितना भी यूपीआई के साथ इसका क्या डिफरेंस है, क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या डिफरेंस है, सीबीडीसी के क्या मायने हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मेंस का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया अपन ने। या ये आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको 100% मैं श्योरिटी से बता रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा प्री मेंस में सब बन जाएंगे। दूसरा आर्टिकल ब्रिजिंग द मेल न्यूट्रिशन गैप द बेमतरा वे की बात करें तो बेमतरा वे वाला जो आर्टिकल है इसमें केस स्टडी दिया हुआ है। अगर आप कलेक्टर हैं कहीं के और आपको पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो इसका आंसर इस आर्टिकल में है। केस स्टडी दी हुई है GS4 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसको अच्छे से सुनना है आपको पूरा। अपना लास्ट आर्टिकल है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड। ये आर्टिकल स्टैटिक है, फिर भी हमने जो है कवर कर लिया है। आप लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा होगा, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें कवर कर ली गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे इससे रिलेटेड। क्या है ये बेसिकली आर्टिकल किस पे आधारित है? CBDC पे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये आपको प्रीलिम्स में 2023 में पूछा गया था। ये कॉन्सेप्ट जब ख़त्म होगा पढ़ा के, आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2023, 2024 और आने वाले जितने सालों में आएगा 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल। एकदम बैकग्राउंड बनाते हैं पहले भूमिका कि आखिर CBDC की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यूपीआई इतना बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है, सब कुछ हो रहा है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो और अभी भी जब भी आप चेक जो है चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक के पास जाते हैं। जिस बैंक के पास जाते हैं वो दूसरे बैंक को आपका चेक भेजता है। जिस बैंक का वो चेक है वो इसको वापस बैंक को भेजता है और फिर जब क्लियर होने के बाद फिर आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं ट्रांजेक्शन करने में। आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, टाइम, सारी चीज़ें वेस्ट होती है और तब जाके आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। 10-15 साल पहले की कहानी है ना। इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शन क्लियरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप एक बैंक से दूसरे बैंक जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। फिर इनोवेशन हुआ, UPI आया। UPI का फुल फॉर्म क्या था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म है। UPI आया 2015, 16, 17 में और सारा का सारा जो है सिस्टम मोबाइल बैंकिंग में शिफ्ट हो गया। मोबाइल बैंकिंग में शिफ्ट हो गया। अब आप एक क्लिक करते हैं और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को, एक जो है मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट को पेमेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान हो गया है। क्या होता है प्रोसेस, क्या रहती है? आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, आपका मोबाइल नंबर इससे लिंक होना चाहिए और KYC होना चाहिए। ये 3 जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब कैसे ट्रांजैक्शन होता है इस पे बात करते हैं। UPI में मान लीजिए आप सेंडर हैं, सेंडर 1, आपने जैसे ही ट्रांजैक्शन शुरू किया तो आपके जो बैंक है उसको मैसेज जाएगा, वो आपके अकाउंट से डेबिट करेगा और दूसरे अकाउंट के पास फिर दूसरे बैंक के पास मैसेज जाएगा, वो क्रेडिट करेगा और दूसरा रिसिपेंट है उसको ये पैसा उसके पास में मैसेज आ जाएगा और पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगता है प्रोसेस में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ख़त्म हो गई है, कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। कैश मैनेजमेंट में RBI को हर साल कुछ कैश जो है क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। वो कैश आप लोग यूज़ करते हैं, नोट फट जाते हैं, उसका एक कॉस्ट है। साथ में कैश रखने का एक कॉस्ट भी होता है। जितना आप कैश अपने जेब में रखेंगे, इसका मतलब आप वो कैश बैंक में नहीं रख रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो नुकसान हो रहा है। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट फॉरगॉन। ठीक है, इंटरेस्ट फॉरगॉन। तो आपको कैश रखने की एक कॉस्ट है। आप अपना अगर 4% इंटरेस्ट मिलता है 1000 रुपये में तो 4 रुपये आपको मिलते। उस 4%, 4 रुपये का आपने नुकसान किया अपने जेब में कैश रखने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। साथ में आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है कैश निकालने, तो पैसा, टाइम, सारी चीज़ें लगती थी। अब आपको ये डिजिटल ट्रांजेक्शन में जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से इशू करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कैशलेस हो गया है। सिर्फ जो अकाउंट है वहाँ पर खाता एक जगह डेबिट हो जाता है, दूसरी जगह क्रेडिट हो जाता है। ना पैसा
पैसा लेना पड़ता है ना देना पड़ता है अलग से। बहुत बैंक की दिक्कत कम हो जाती है, बैंक वालों की दिक्कत कम हो जाती है, और इतने सारी ब्रांच की ज़रूरत नहीं है। रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बढ़ गया है, यूपीआई बहुत बढ़िया चल रहा है। और अब तो रेमिटेंस, अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, रेमिटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इंटर बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी बढ़िया हो गए। लेकिन जो यूपीआई है ना वो बैंक के ऊपर है ना, बैंक उसमें इंटरमीडिएरी है, ठीक है। और अभी भी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो सरकार जो है सब्सिडी दे देती है, बहुत सारी चीज़ों में पैसा जो है कम लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम भी लग जाता है। अगर आप पी टू पी बात करें तो पी टू पी पॉसिबल नहीं है, अभी भी बैंक जो है इंटरमीडिएरी है, ठीक है। पी टू पी मतलब पर्सन टू पर्सन, ठीक। और इंटर स्टेट बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन है अभी भी नहीं हो पा रहे, है ना। बहुत दिक्कत होती है ट्रांजेक्शन करने में, बहुत समय लगता है रेमिटेंस को ट्रांसफ़र करने में। आपको जो सिस्टम यूज़ करना पड़ता है वो स्विफ्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, जो डॉलर या वेस्टर्न कंट्री बेस्ड सिस्टम है। ये मैसेजिंग सिस्टम होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि ये ट्रांजेक्शन है, उसके कुछ 7-8 नंबर होते हैं, उससे पता चलता है कि ये आपके यहाँ ट्रांजेक्शन करना चाहता है। काफ़ी समय लगता है इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है। और ये वेस्टर्न डोमिनेटिंग सिस्टम है, वेस्टर्न बेस्ड डॉलर बेस्ड सिस्टम है, तभी पूरे वर्ल्ड में डॉलर बेस्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाते हैं, ठीक है। अगर आप वॉस्टो नॉस्ट्रो भी कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, स्विफ्ट जैसे सिस्टम की। वॉस्टो अकाउंट खोल भी दिया, लोकल करेंसी में भी कर रहे हैं, तब भी आपको मैसेजिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आसान तभी होता है जब आप एक दूसरे बैंक को पहचान जा सके कि ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये पहचानने के काम आता है, ठीक है। एक कोड रहता है वो पहचानने की, ये बैंक जो है ये ट्रांजेक्शन चालू कर रहा है, ये यहाँ पर है, ये इंडिया का इस बैंक की बात हो रही है। तो पूरे दुनिया में ट्रांजेक्शन करने के लिए सिस्टम लगाया है। अब बात करते हैं कि सीबीडीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो सीबीडीसी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक और सिस्टम आया 2010 में, बिटकॉइन, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, इसमें क्या हो रहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम है, जिसमें ब्लॉक बनते जाते हैं अलग अलग, और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इसमें अपने आप जो है क्या होते जाता है, इसमें दिखाई देता है सबको, ओपन टू पब्लिक रहता है, पब्लिकली। और जो मेन चीज़ें हैं इसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन चेंज नहीं कर सकते, कोई भी लेजर बदल नहीं सकता, सिक्योर सिस्टम होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सारे जब तक के जितने लोग इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं वो जब तक के वेरीफाई नहीं करेंगे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हुआ क्या है, हम लोग बैंक के पास जाते हैं, 4% हमको बैंक देता है, डिपॉजिट करवाते हैं, और फिर हम लोग सिमिलरली जो लोन चाहिए जिसको, वो भी बैंक के पास जाता है, वो 6% देता है। तो लोन वाले को जो है लोन कितने में मिल रहा है, 6% में। तो लोन वाले को भी नुकसान हो रहा है, डिपॉजिट वाले को भी नुकसान हो रहा है। अगर ये बैंक ही हट जाए तो दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सब कुछ क्या हो जाएगी, कम। जो देने वाला है और लेने वाला है दोनों एक जगह अगर मिल जाएँ, है ना, बैंक ना जाना पड़े, तो वो कहाँ मिल रहे हैं, क्रिप्टो जो बेसिकली ब्लॉकचेन है उसमें, ठीक है। जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वहाँ मिल रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज जो P2P ट्रांजेक्शन है वो बहुत आसान हो गए हैं। अब जिसको भी ज़रूरत है वो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक की ज़रूरत ही नहीं है एज अ इंटरमीडियरी। तो बैंक की सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में स्विच कर रहे हैं, ठीक है। एक तो बैंक पे भरोसा भी नहीं रहा, बैंक रन होना बहुत आजकल नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। जैसे कि यस बैंक अभी डिफ़ॉल्ट कर गया था, सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का कोलैप्स कर गया था। उस समय ट्विटर पे इतना ट्रेंड चल रहा था कि सब लोग बिटकॉइन में ही स्विच करो, क्यों, क्योंकि एक तो डॉलर की वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है। $1 में पहले मान लो 1 कप चाय मिल रही थी, तो अब $1 में कुछ भी नहीं मिल रहा है, $5 में अब वो 1 कप चाय मिल रही है। तो डॉलर की कीमत घट रही है, वैसे रुपये की कीमत घट रही है। तो लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बढ़ रही है। बोलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा भी नहीं, जैसे कि सारे बैंक कोलैप्स हो रहे हैं तो आपका पैसा डूबते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का जो है किसके लिए है, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चिंता है पूरे वर्ल्ड की, है ना। पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक है इस पे चिंतित हैं, क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो क्या होते हैं वो मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। और अगर आप सब लोग डिसेंट्रलाइज में चले जाओगे तो सारी अथॉरिटी वहाँ पर किसके पास होती है, पब्लिक के पास होती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज है। जितने लोग प्लेटफॉर्म में होंगे उस नेटवर्क में उन लोगों के पास सारी अथॉरिटी होगी। तो मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ग्रोथ कंट्रोल होती है, और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो गोल हैं वो हम किससे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट करके जो है हम ये अचीव करते हैं। अब सारा का सारा मनी सप्लाई ही इनके हाथ से चला जाएगा तो पूरे देश दुनिया की जो इकोनॉमी है वो तो मतलब ख़तरनाक जो है स्थिति में पहुंच सकती है। कोई कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होगा, और फाइनेंशियल सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स हो जाएगा जितना आपने बनाया हुआ है। बहुत चिंता का विषय हो गया था ये क्रिप्टो,
है ना, क्योंकि इसमें अनोनिमिटी भी रहती है। और भी रीज़न है क्रिप्टो के चिंता के, जैसे अनोनिमिटी रहने के कारण सिक्योरिटी इश्यूज, ट्रांजेक्शंस जो है किसी को पता नहीं चलते हैं, ट्रेस नहीं कर सकते आप ट्रांजेक्शन्स को। और दूसरी बात, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वो सब इसी में, टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है वो क्रिप्टो के थ्रू हो रही है ना। और स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर है ये, जैसे कि अभी रशिया में सैंक्शंस लगे थे, रशिया में जो सैंक्शन लगे थे वो स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया था वहाँ पर, यूएस लेड। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो क्रिप्टो से होने लगे थे। इवन यूक्रेन में भी क्रिप्टो यूज़ किया जा रहा था। तो ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिस्टम की। आप डायरेक्टली P2P पूरे दुनिया में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि डायरेक्ट है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कॉस्ट कम है। टाइम का, ट्रांजैक्शन का टाइम बहुत कम है। एक साथ हज़ारों करोड़ों बिलियन ट्रांजैक्शंस एक नेटवर्क में हो सकते हैं। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी बनी है इसी के कारण, इथेरियम, ठीक है, कार्डानो, इस तरीके के अलग अलग नेटवर्क बनाए गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल है, क्रिप्टो करेंसी में। तो इसी पर जो है, इसी चिंता को क्या करने के लिए, इसी चिंता को बेसिकली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, सीबीडीसी लेके आ रही है, ई रूपी जो है लॉन्च कर रही है। ई रूपी भी सेम डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे है, बस प्रॉब्लम क्या है कि ये आरबीआई कंट्रोल करता है। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क होगा वो आरबीआई कंट्रोल करेगा, और उसमें जो नोड होंगे जो बेसिकली वेरीफाई करेंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाले। और आप लोग उस ब्लॉकचेन का हिस्सा होंगे। एक ब्लॉकचेन लेजर बनाते रहेगा जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। अनोनिमिटी होगी लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पे होगी। आरबीआई को आपके ट्रांजैक्शन दिखेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन सीबीडीसी में फ़ायदा क्या है, क्रिप्टो करेंसी कोई रेगुलेट नहीं करता, आपका पैसा डूब सकता है और बहुत डूब रहा है ना, दूर रहे हैं। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब बिटकॉइन अगर लोग कल को मान लें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन ना करे, कोई डिमांड सप्लाई ना हो, तो इसकी तुरंत वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सीबीडीसी की बात करें, जो ई रूपी है उसकी वैल्यू है वो फियाट करेंसी है। फियाट करेंसी मतलब बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, किसी और चीज़ से बैकिंग नहीं है, कोई कमोडिटी से बैकिंग नहीं है, सिर्फ किससे बैकिंग है, गवर्नमेंट से बैकिंग है। जो हमारी करेंसी है, पेपर करेंसी, उसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं। लीगल टेंडर है, मतलब आप किसी के पास भी लेके जाएंगे तो आपको वो जो भी आइटम है उसके बदले में देगा, मतलब अपने यहाँ इलीगली इशू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीबीडीसी के साथ बेनिफिट क्या है, ये सिक्योर है, सेफ़ है लोगों के लिए, और बहुत तेज़ी से ट्रांजेक्शन बढ़ा रही है। कॉस्ट, रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैश जो है कम हो रही है, कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है क्योंकि अब आरबीआई डायरेक्टली सारे बैंक को हटा करके डायरेक्ट कस्टमर के से कनेक्ट हो गया। मतलब अब हमने क्या कर दिया है, बैंक को ही हटा दिया है सीबीडीसी के थ्रू, है ना। जितने भी बैंक थे अब डायरेक्टली उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आरबीआई सीधे कस्टमर से कनेक्ट हो गए, ठीक है, किसके थ्रू, सीबीडीसी के थ्रू। अब चिंता के बाद और भी बहुत सारी चिंता की बात है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक तो कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्या है, आपके पास ई करेंसी है तो आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 500 रुपये कैश दें, अपने मोबाइल में जो है 500 रुपये का डिजिटल करेंसी रखें, उसको यूज़ करें, बढ़िया। ना कोई अकाउंट की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना बैंक टू बैंक। अब ऐसे ट्रांजेक्शन पहले यूपीआई में हो रहे थे, एक बैंक से जा रहा था दूसरे बैंक, वो भी नहीं होगा, अब सेकंड्स में होंगे। 1 सेकंड में ट्रांजेक्शन होगा, 1 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी। ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ रही है, आपके जो कैश है उसकी ज़रूरत कम हो रही है, कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंक को, आरबीआई को पैसे जो है इशू नहीं करने पड़ेंगे, कॉइन्स और कैश। ये सब अनेक तरह के फ़ायदे हैं। उसके अलावा इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन है वो भी बढ़ जाएंगे क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई टू सेंट्रल बैंक टू आरबीआई डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएंगे। तो आपका जो ट्रांजेक्शन होंगे पूरे दुनिया में, P2P ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे, बहुत कॉस्ट कम हो जाएगी और बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये आने वाले समय के लिए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। पहले तो बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या उसके बाद इशू की बात करेंगे। बेनिफिट देखें तो एक्सपांडिंग एक्सेस टू फाइनेंस, बेसिकली सेंट्रल बैंक और कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण जो है जो एक्सेस टू फाइनेंस होगा वो आसान हो जाएगा। बैंक ब्रांचेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबका एकमात्र सॉल्यूशन है सीबीडीसी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा बेसिकली, है ना। जो अनबैंक्ड है उनको बैंकिंग सिस्टम में लेके आ जाएगा। फ्री फ्रॉम लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क, है ना। बैंकिंग कोलैप्स हो रहा है, यस बैंक जो है डूब गया, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो हम डायरेक्ट आरबीआई से कनेक्टेड है, बैंकिंग क्राइसिस की चिंता ही ख़त्म। कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है।
साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि मनी सप्लाई का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अब किसके पास में, सेंट्रल बैंक के पास वापस कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चिंताएं हैं, वो बहुत बड़ी चिंता है, जैसे कि चेंजेस इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या क्या चेंजेस होंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही नासेंट स्टेज पे एकदम नया कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, इंटरेस्ट रेट, ये सब सारी चीज़ें क्या इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं जानते। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मान लो कि अपन सबके सब कहाँ स्विच कर गए, सीबीडीसी में, और कल को सारे के सारे लोग आरबीआई के पास पहुँच गए, मुझे कैश चाहिए। तो जैसे कि बैंक के पास जाते हैं और बैंक रन हो जाता है ना, इतना सारा तो कैश होगा नहीं, वैसे ही आरबीआई के पास चलेगा और इतनी सारी लिक्विडिटी उसके पास होगी नहीं, तो कहीं आरबीआई जो है डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, और ऐसे में पूरा जो है इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, और तुरंत के तुरंत जो है इसके रिपल इफेक्ट होंगे पूरी दुनिया में। डिप्रेशन, रिसेशन, जैसे 2000 वाला 2008 में जो रिसेशन आया था, एक बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया था, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स वाला, उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत बड़े इश्यूज़ आ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का तो खतरा है ही, क्योंकि डिजिटल है ये, तो वो सब सारी प्रॉब्लम आएगी ही, है ना। जो डिसेंट्रलाइज पब्लिक नेटवर्क होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन ये बेसिकली आरबीआई का जो प्राइवेट नेटवर्क है इसमें खतरा रहेगा। आपके जो भी थ्रेट होंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब तो होंगे ही। एक जो सबसे बड़ा खतरा है वो बैंक को है। अगर बैंकिंग सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना, अगर सब लोग क्या करने लगेंगे, सब लोग यूज़ करने लगेंगे सीबीडीसी, तो अब कोई बैंक में डिपॉजिट जमा नहीं करेगा। डिपॉजिट जमा नहीं करेगा तो क्या होगा, डिपॉजिट जमा नहीं करेगा तो फिर बेसिकली उसको नुकसान होगा बैंक को, क्योंकि वो लोन नहीं दे पाएगा। जब डिपॉजिट ही नहीं आएंगे तो लोन कहाँ से होंगे, तो लोन, डिपॉजिट, ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो बैंक ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो लोन और इन दोनों के बीच का 2% है वही तो कमाता था, 2, 4, 5 जो भी परसेंट था। तो बैंक की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उससे इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी में अभी भी बिलीव नहीं करते, तो बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा खतरा है, कोलैप्स हो सकता है इंडिया का। तो बहुत कॉशियस होके कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एडॉप्शन की बात करें, चाइना, घाना, जमैका, ये सब लोग कंट्रीज़, इंडिया, सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो ई करेंसी हो वो ब्लॉकचेन पे हो। कुछ ऐसी करेंसी है, जैसे चाइना की जो ई करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सेंट डॉलर की बात करें, सेंट डॉलर फर्स्ट करेंसी थी जो कि फर्स्ट जो है 2019 में लॉन्च की गई थी। इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है रिटेल और होलसेल बेसिस पे। रिटेल मतलब डायरेक्ट कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, होलसेल मतलब बैंक जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी ये बढ़ा दिया गया है, जो कि आर्टिकल में लिखा हुआ था। अगर आप सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों वर्चुअल एसेट हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है इंडिया में, ये लीगल है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, लेकिन इस पर क्योंकि इस पर स्पेक्यूलेटिव कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं, 30% टैक्स लगाए वर्चुअल एसेट पे जो क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, ठीक है। सीबीडीसी पे कोई टैक्स नहीं है और 1% टीडीएस लगाया गया है, ठीक है, रिसेंटली। और क्रिप्टो करेंसी पे प्लीज़ आप लोग, मेरी अगर पर्सनल राय माने तो क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें, बहुत नुकसान हो सकता है। अभी बियर मार्केट वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो सीबीडीसी दोनों वर्चुअल एसेट हैं। उसके अलावा अगर बात करें, दोनों ही से पेमेंट आसान हो जाएगा, दोनों ही ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। डिफरेंस की बात करें तो एक रेगुलेटेड है सेंट्रल बैंक से और दूसरा रेगुलेट नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। सब पब्लिक होती है, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं, उन लोगों के पास कंट्रोल होता है जो उस नेटवर्क में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फियाट करेंसी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ फियाट करेंसी क्या होता है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो फियाट नहीं होती, रेगुलेट नहीं होती, वो किसी पे उसका रेगुलेशन नहीं है। ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उसमें पब्लिकली अवेलेबल रहता है ट्रांजेक्शन, लेकिन पर्सनल डिटेल अवेलेबल नहीं होती, आप ट्रेस भी नहीं कर सकते रियल नेम्स, है ना। यही इसी कारण से सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो दोनों ही ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, लेकिन एक जो है पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर है और एक प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर है, जो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई कंट्रोल कर रहा है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है। समझ में आया क्या। उसके अलावा अगर बात करें तो एनोनिमिटी का एक बहुत बड़ा इशू है ना। लोग जो है कैश में फुल एनोनिमिटी रहती है, बिल्कुल कैश की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ये 100%, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें एनोनिमिटी नहीं है, आरबीआई सारे ट्रांजेक्शन आपके देख सकता है। एटलीस्ट ये आरबीआई ने बोला है कि वो जो रिटेल के कुछ ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 10,000 तक के, वो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन होंगे वो उन सब का ट्रेस रखाएगा, क्योंकि ये डिजिटल है तो उसका टाइमिंग सारी चीज़ें जो है होगी। उसके बाद एक टोकन जो है, एक तरीका होता है टोकन बेस्ड, जो ECBDC है ना। ये ECBDC टोकन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको कुछ समय के लिए दे दिया जाए, ये आपको 500 रुपये हैं, ये टोकन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये इतने वैल्यू का है, ये दे सकता है। जैसे कि आपके यहाँ जो वाउचर्स हैं,
आप जब भी यूपीआई यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें वाउचर्स आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं। उसी तरीके से सीबीडीसी भी यूज़ हो सकता है। और यही प्रीलिम्स का जो सेकंड वाला ऑप्शन था, टाइम फ्रेम वाला, आप एक टाइम फ्रेम में भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं सीबीडीसी को, जो करेंसी है उसको, कि आपको इतने समय के लिए इसे दिया जा रहा है और इतने समय में आपको यूज़ करना है। यही जो सेकंड ऑप्शन था, तो आज का आंसर सी था। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही थे। अगर आपको एक बार क्वेश्चन है मैं बोल के बता देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें याद आ जाएं, या फिर आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इतना कोई बड़ा है नहीं। एक बार आप सर्च करिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा 2023 का अब, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था सीबीडीसी का। जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होगी। P2P ट्रांजेक्शन अब बहुत अच्छे से हो जाएंगे पूरी दुनिया में। रेमिटेंस आसान हो जाएगा, पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाएगा। कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का कैश जीडीपी रेशियो है वो बहुत हाई है, वो भी अब कम हो जाएगा। और ब्लैक मनी से रिलेटेड चीज़ें भी, जो पैरेलल इकनॉमी है, वो भी जो है कम होने की संभावना है। समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आज के बाद होपफुली आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस कॉन्सेप्ट में। कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछे आपको बन जाना चाहिए, है ना। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर और कवर कर लिए। हमारा नेक्स्ट और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिजिंग द मेल न्यूट्रिशन गैप द बेमतरा वे। ठीक है, ये आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है GS2 के पर्सपेक्टिव से। जी बिल्कुल, GS2 के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेल न्यूट्रिशन आता है, रिपीटेटिव थीम है। लेकिन ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके GS4 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरी की पूरी एक केस स्टडी दी हुई है। बेमतरा एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो केस स्टडी दी है कि वहाँ पर कैसे जो है मेल न्यूट्रिशन को कम किया गया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है बेमतरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के ऊपर, और पूछ सकते हैं कि बताइए आप यहाँ के कलेक्टर हैं, और आप जैसे ही वहाँ पोस्टेड होते हैं आपको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत ही रिच एरिया है, उसके बाद भी सीवियर मेल न्यूट्रिशन है यहाँ के बच्चों में। तो बताइए आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है और ये केस स्टडी उसका सॉल्यूशन होगा। साथ साथ आपको एक 10 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सक्सेस ऑफ पोषण स्कीम लाइज इन अ बिहेवियरल चेंज ऑफ द पीपल। जो हमारी स्कीम है जो कि मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोगों के बिहेवियर चेंज के ऊपर डिपेंड करती है, उनके एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। क्या बोल रहा है आर्टिकल? हमारे जो मेल न्यूट्रिशन स्कीम है वो 3 तरह की है मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए। PDS है, मिड डे मील स्कीम है, और पोषण स्कीम है। पोषण स्कीम में बेसिकली जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है उसके थ्रू हम हॉट मील्स दे रहे हैं मदर और चिल्ड्रन को। जो मदर है जो और चिल्ड्रन होते हैं उनको हॉट मील्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि शुरुआत की जो एज है ना, जो बच्चे रहते हैं 6 साल तक के, उनको जो है पोषण न्यूट्रिशन की कमी ना आए, तो उनको डायरेक्टली कुक्ड फूड दिया जा रहा है आंगनवाड़ी के थ्रू, और पोषण स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ही ज़रूरी नहीं है न्यूट्रिशन के जो प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन को उसको डील करने के लिए। उसके लिए बिहेवियर चेंज की भी ज़रूरत है। जैसे कि रूरल एरिया की बात करेंगे तो रूरल एरिया में लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। उनको ये नहीं पता है कौन सा फूड खाने से उनको जो है ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे, कौन से फूड खाने से उनको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली पीपल लैक knowledge of proper eating and feeding practices. Myth around food and increased accessibility to highly processed food have compounded the problem. तो बहुत सारा जो है लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण उनके जो न्यूट्रिशन है उनकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ साथ जो प्रोसेस फूड का यूसेज बढ़ गया है अभी रिसेंटली अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर उसके कारण मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिडन हंगर की, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिडन हंगर भी बेसिकली बिहेवियर और एटीट्यूडनल चेंज के कारण है। लोगों को जंक फूड बहुत पसंद है और एक फ़ैशन सा भी बन गया है मैकडी में बैठ के खाना, मैकडी में जाके आराम से बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया है जिसके कारण जो एक एटीट्यूडनल चेंज आ चुका है लोगों में, है ना। ये फ़ैशन की तरह लगता है लोगों को, खाना भी अच्छा है, टेस्टी है, इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो न्यूट्रिशन है उसकी कोई वैल्यू, उसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। आपको जो खाना दिया जा रहा है, जो आप खा रहे हैं वो जंक फूड है, और जिसके कारण आपकी बॉडी में जो है बेसिकली शहरों में हिडन हंगर की प्रॉब्लम हो रही है। जिसका मेन रीज़न क्या है? एटीट्यूडनल और बिहेवियर जो लोगों का है वो किसके प्रति, जो
हमारा खाना है उसके प्रति, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी किस खाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत इस इशू को डील कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होता है, उसके बाद भी जो है ना, इरेशनल तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्टैंडर्ड और सोशल स्टेटस के लिए की जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारे रीज़न हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे क्या दिया है आर्टिकल में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पोषण स्कीम है उसमें जो है इस अवेयरनेस को एजुकेट करने की बात को की गई थी, है ना। जन आंदोलन बनाया गया था और सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो है इस पे फोकस करने की बात की गई थी पोषण अभियान में। इस अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करें तो आप कैसे बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पोषण स्कीम में कहा है, तो आपको बिहेवियर चेंज बताना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो एक तो बाइसाइकिल रैलीज हो गई, है ना, साइकिल में रैली करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। दूसरा, आप प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिकास, है ना, जो एक गार्डन है, पोषण वाटिकास मतलब गार्डन बनाए जा रहे हैं जितने भी स्कूल हैं उसके आसपास, ताकि वहाँ से जो भी बच्चों की नीड है न्यूट्रिशन की, फूड फ्रूट्स की, वो फ्रूट्स के थ्रू मिले उन्हें, और सब्जियां भी वहीं उगाई जाए, तो उनके न्यूट्रिशन की जो है जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिका हो गया दूसरा। तीसरा हो गया सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह, सितंबर माह में पोषण माह की तरह मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पोषण पखवाड़ा और गोद भराई, इस तरीके के जो भी प्रोग्राम्स हैं ये बिहेवियर चेंज करने के लिए ही किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप डिजिटल बोर्ड्स हैं उसको लगा सकते हैं गांव में, है ना। जो हमने स्वच्छ भारत के लिए किया था वो सारी चीज़ें हम किसके लिए कर सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग हैज़ येट टू बी प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज एंड इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट। लेकिन जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग है वो अभी भी प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई है सारे स्टेट में। और पोषण की 2018 की रिपोर्ट देखें तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो SBCC एक्शन प्लान है वो बहुत ज़रूरी है अगर पोषण अभियान को आगे लेके जाना है। तो SBCC मतलब सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो प्रोग्राम है, जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पोषण अभियान को आगे बढ़ाना है और जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आया कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आपके आंसर में आ जाएगा जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारा जो है केस स्टडी की बात कर लेते हैं। बेमतरा जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उसमें सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बढ़ गया था, ठीक है। शुरुआत करेंगे बेमतरा के बैकग्राउंड से। तो बेमतरा जो है नॉन नक्सलाइट रीजन है, इसका मतलब यहाँ नक्सलिज्म का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर एग्रीकल्चर रिच रीजन है, मतलब यहाँ पॉवर्टी के कारण मेल न्यूट्रिशन नहीं है। बेसिकली मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बैलेंस डाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और न्यूट्रिएंट काउंसलिंग जो है उनको मदद कर सकती है इसके बारे में अवेयरनेस कराने में और मेल न्यूट्रिशन को कम कराने में। तो यही किया गया है। जब शुरुआत में देखा गया 2022 में, तो यहाँ पर सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन के 3000 से ज़्यादा केसेस थे दिसंबर 2022 में, ठीक है। और लगभग ये जो फिगर्स हैं वो सिमिलर किसके थे, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, जो नक्सलाइट एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, साथ ही ट्राइबल एरिया है और पॉवर्टी बहुत है। मतलब यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग मैकेनिज़्म यूज़ करनी पड़ेगी आपको। जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पर आप पॉवर्टी एक्सेस टू फूड जो है लोगों को कराएंगे, पहले फूड होगा तब तो मेल न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी फूड का एक्सेस है लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी यहाँ बच्चों में। तो उसे कैसे सॉल्व किया गया, छत्तीसगढ़ ने जो है एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है पोथ लयका अभियान, विच मीन्स हेल्दी चाइल्ड मिशन, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इसका नाम क्या है, पोथ लयका अभियान। ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्रोग्राम है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड AWC इन बेमतरा सब डिवीजन ऑफ बेमतरा डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल 72 आंगनवाड़ी सेंटर है जहां पर पोथ लेका अभियान न्यूट्रिएंट काउंसलिंग जो है प्रोग्राम शुरू किया गया, है ना। एक काउंसलिंग प्रोवाइड की गई, किसके सपोर्ट से, यूनिसेफ के सपोर्ट से और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये किया गया। इसमें क्या करे हैं इन लोगों ने, बेसिकली जो पेरेंट्स हैं टारगेटेड SAM और मीडियम एक्यूट मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के, उनको बुलाया गया और उनको काउंसलिंग दी गई कि उनके बच्चों को क्या खाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी लोकल लैंग्वेज में सारी चीज़ें की गई, है ना। तो लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ी में बताया गया कि तिरंगा जो भोजन है, जो बैलेंस डाइट है, उसमें क्या
क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, बच्चों की एज के हिसाब से उन्हें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें बताई गई कि हाथ धोने की ज़रूरत है, बार बार हाथ धोना, खाने के पहले हाथ धोना, इस तरीके की काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। और कई सारी हार्मफुल जो डाइटरी मिथ है और सुपरस्टिशन है उसको भी एड्रेस किया गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम से बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लोकल के जो लीडर्स हैं, सरपंच है, पंचायत है, सचिव है, रिलीजियस हेड है, सबको जो है ऑन बोर्ड लिया गया, पार्टिसिपेट कराया गया काउंसलिंग सेशन में, और डोर टू डोर विजिट किया गया उन घर पे जहाँ जो टारगेटेड चिल्ड्रन हैं, और मॉनिटर किया गया कि उनकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको अगर आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं जो लीडर हैं उनको ऑन बोर्ड लूँगा, उसके बाद एक टीम बनाऊँगा जो न्यूट्रिशनल जिनको जानकारी होगी, उसके बाद एनजीओ है उनकी मदद लूँगा, और सब जो टारगेटेड लोग हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें समन किया जाएगा, उनको न्यूट्रिशनल अवेयरनेस दी जाएगी, और उसके बाद उनको टारगेट किया जाएगा और उनकी मॉनिटर करी जाएगी डोर टू डोर सर्वे के साथ कि वो उनकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपको कोर्स ऑफ एक्शन देना होगा। इसमें जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी जो है अच्छा रिज़ल्ट था। लगभग 60% ऐसे लोग थे जो मीडियम एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से बाहर आ गए थे, और 14% जो है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से बाहर आ गए थे, टोटल 9 महीने में केवल। ठीक है, तो और इसी में अगर कहीं और देखें तो सिर्फ अगर बस्तर की बात करें तो, या दूसरे रीजन की बात करें जहाँ ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ 30% लोग थे जो मेल न्यूट्रिशन से बाहर आ पाए थे। समझ में आया क्या? तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला था। इसलिए मेल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए जो काउंसलिंग है इवन अर्बन एरियाज़ में वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हिडन हंगर को एड्रेस किया जा सके, लोगों के बिहेवियर को एड्रेस किया जा सके, और जो मेल न्यूट्रिशन का इशू है उसे रिज़ॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सिर्फ फूड एक्सेस कराना ही सफिशिएंट नहीं है, काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, B12 विटामिन हमें किससे मिलता है और विटामिन C किससे मिलता है, क्या चीज़ है जो आपके पेट के लिए सही नहीं है और क्या चीज़ है जो आपके हेल्थ के लिए सही है, कौन सी चीज़ शुगर के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ शुगर के लिए आपकी शुगर अगर बीमारी हो जाती है तो आपको कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस जो है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग से आएगी। और आने वाले टाइम में जब प्रोसेस फूड और हिडन हंगर इतना बढ़ रहा है ना, इसका यूसेज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है प्रोसेस फूड का, तो हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर अर्बन एरिया में। उसके अलावा आप मिलेट की बात करें, मिलेट जो मोटे अनाज हैं इसको बढ़ावा देने की और ज़रूरत है। इसमें न्यूट्रिशनल जो कंटेंट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। अगर आपके आसपास लोग शुगर से पीड़ित हैं तो उन्हें बताइए, उन्हें मोटा अनाज मिलेट खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आटा की रोटी से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें और शुगर के लिए बेहतर क्या होगा, मिलेट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो कई तरीके की जानकारी है अगर ये दी जाए लोगों को तो उनकी हेल्थ और जो उनकी लाइफस्टाइल है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें, अगर जो है गवर्नमेंट चाहे तो इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग को। अगर गवर्नमेंट चाहे नहीं, अगर गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा ताकि जो है कुपोषण मुक्त भारत जो एम्बिशियस टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। ये जो लाइन है ये न्यूट्रिशन वाली है ना, जो आखिरी की लाइन है, ये आपके कोई भी मेल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन हो उसका कंक्लूजन हो सकती है। इट इज़ ओनली व्हेन दिस सिंपल बट इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज़ फॉलोड बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, है ना। तो आप लेटर एंड स्पिरिट न्यूट्रिशन काउंसलिंग की जगह जो भी लिखना है लिख सकते हैं, है ना। इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी ऑफ पोषण अभियान is followed both in letter and spirit, then India can move closer towards achieving the ambition yet noble dream of कुपोषण मुक्त भारत। ये आपकी लाइन, आपके कंक्लूजन, इसको लिख लीजिए। ये जो लाइन है इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन आपको आपके जो भी आंसर मेल न्यूट्रिशन का आएगा उसमें जो है आपको चिपकाना है। आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको न्यूट्रिशन की जगह यहाँ पोषण अभियान या फिर PDS अभियान या एक्सेस टू फूड इस तरीके से वर्ड बदल देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इट इज़ only when the simple but impactful strategy is followed both in letter and spirit that India can move closer towards achieving the ambitious yet noble dream of कुपोषण मुक्त भारत। ये हो जाएगा अपना कंप्लीट आंसर। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। GS4 के पर्सपेक्टिव से केस स्टडी अगर पूछी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको पूछा जाए कि एटीट्यूड चेंज कैसे किया जाए तो वो मैंने बात कर चुका हूँ कि आप लोगों को, है ना, जैसे कि गार्डन वाटिकाज़ है और इस तरीके की चीज़ें शुरुआत में की गई थी। ये सारी चीज़ें कवर हो गई है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स बना लीजिए। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड।
ये आर्टिकल GS 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक टॉपिक है, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, लेकिन अपन रिवाइज़ कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजरमेंट करने के, ये इस आर्टिकल में जो है आया हुआ है। ज़्यादा अपन डीप में नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, साथ साथ कुछ प्री के लिए चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि PLFS के बारे में जानकारी लेंगे। PLFS आया नहीं है बहुत समय से, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में हम लोग स्टैटिक जो प्रीलिम्स है उसके जो है पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा इसे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्यों न्यूज़ में है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो 4.1 हो गया है। अगर 2017 की बात करें, जब शुरुआत हुई थी PLFS की, है ना, तब पहली जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट था वो 6.1% था, हाईएस्ट रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर US की बात करें तो वहाँ 3-3.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, क्योंकि मेजरमेंट भी अलग है। वो बहुत ही फॉर्मलाइज इकनॉमी है, वहाँ पर जब लोगों को जॉब लगती है तो वो ईयरली जॉब होती है। इंडिया में इनफॉर्मल इकनॉमी है, मतलब हमारे यहाँ जहाँ जॉब क्रिएट हो रही है हमको पता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, कौन से एंटरप्राइज़ खुल रहे हैं, कौन से बंद हो रहे हैं, कौन से लोगों को जॉब है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता नहीं होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, टैक्स नहीं भरे जाते हैं, GST नहीं होता है। इन सब कारणों से इनफॉर्मल इकनॉमी बहुत है, और इनफॉर्मल इकनॉमी में एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट को। ठीक है, तो US से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अपना। अब शुरू करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अगर आप ILO की बात करें तो ILO ने डिफ़ाइन किया है अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ जॉब, बीइंग अवेलेबल टू टेक जॉब एंड एक्टिवली एंगेज इन सर्चिंग ऑफ जॉब। 3 चीज़ें हैं, एक तो आपकी जॉब चली जाए, उसके बाद आप जॉब लेने के लिए जो है अवेलेबल रहें और लगातार ढूंढते रहें। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जॉब चली गई लेकिन आप दूसरी जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। समझ में आया क्या? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको बताया जाए तो लेबर फोर्स, नेक्स्ट हमारा लेबर फोर्स है, जिसमें क्या आता है, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट हो गए या फिर जो डोमेस्टिक केयर कर रहे हैं, ये लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हो सकता है इनकी इच्छा हो कि ये जो है जॉब करें, वर्क चाहते हो, लेकिन वर्क अवेलेबल ना हो या सोशल नॉर्म के कारण जो है जॉब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और देयरफॉर अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड में भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ में आए? क्योंकि ये वर्क सीक नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, जितने भी अनएम्प्लॉयड लेबर हैं डिवाइडेड बाय टोटल लेबर वर्क फोर्स इंटू 100, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज आ जाएगा। टोटल लेबर फोर्स क्या होते हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयड हैं। अगर मान लो 50 अनएम्प्लॉयड हैं, 50 एम्प्लॉयड हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100, और ये हो गया 50, तो ये हो जाएगा 1/2, तो टोटल कितना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। दिख ही रहा है 100 में 50 अनएम्प्लॉयड है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको एस्टिमेट समझ में आया किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। अब मेजर और चैलेंजेस की बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्वे किया गया था NSSO का, ठीक है, तो उसमें देखा गया था, लगभग 2009 की बात है ये, 33% ऐसी महिलाएं हैं रूरल वुमेन, और जो 27% वुमेन है अर्बन, जो कि 15 साल से ऊपर की हैं। उनसे पूछा गया कि आप एक्टिवली जॉब करना चाहती हैं, तो वो बोल रही थी कि बिल्कुल हम जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास जॉब होना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास जॉब होगा, सोशल हमारे वर्क हाउस होल्ड के प्रीमाइसिस के आसपास होता है, तो हम लोग जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो इस कारण से इन लोगों को क्या किया गया, लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इनके साथ रिस्ट्रिक्शन थी, सोशल नॉर्म्स के कारण ये ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती थी। तो ये सबसे बड़ा इशू है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ज़्यादा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर हम इनको भी इंक्लूड करें, क्योंकि इन्हें जॉब नहीं मिल रही है। ये चाहते जॉब हैं, लेकिन क्योंकि आसपास ही जॉब देख रहे हैं, इसलिए इन्हें लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो डेटा आ रहा है वो अंडर एस्टिमेटेड डेटा है और ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसकी ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है। हमारे यहाँ इससे कहीं ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। दूसरी बात करें तो दूसरा चैलेंज यही है कि इनफॉर्मल नेचर है और इतना आसान नहीं होता है, हमें पता नहीं होता, सरकार को जानकारी नहीं है। सर्वे किए जाते हैं, लेकिन सरकार को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा एंटरप्राइजेस है, चल रहा है, उसमें कितने लोगों को जॉब मिल रही है, किस पर्सन को कहाँ जॉब है, कितने दिन के लिए। उसके लिए जो है कैसे क्या मेजर लिए गए हैं, NSSO ने अडॉप्ट किया है 2 मेजर, 2 तरह के, जिसमें वो इंडिविजुअल को सर्वे किया जाता है। पहला है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस और दूसरा है करंट वीकली स्टेटस। ये 2 तरीके से सर्वे किया जाता है, UPSS और दूसरा है
करंट वीकली स्टेटस। अगर आपने पिछले एक साल में 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो आप एम्प्लॉयड कहलाएंगे। समझ में आया क्या? और अगर आपने पिछले एक हफ्ते में, जब भी सर्वे होगा उसके एक हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम नहीं किया है तो आप जो है अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक में जो रेफरेंस है पीरियड वो 1 साल का है और एक में 1 हफ्ते का है जो लास्ट वीक होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि CWS जो करंट वीकली स्टेटस है वो अडॉप्ट क्या कर रहा है, शॉर्टर रेफरेंस पीरियड ऑफ वीक अडॉप्ट कर रहा है ना। सिर्फ हम सर्वे पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। अ इंडिविजुअल इज काउंटेड एज बीइंग एम्प्लॉयड इफ दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 1 आवर ऑन एटलीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द 7 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। अगर वो एक दिन भी काम किया है, एक दिन भी 1 घंटे भी काम किया है पिछले 7 दिनों में, तो उसे एम्प्लॉयड कहा जाएगा। UPSS अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल ऑलवेज बी लोअर देन CWS रेट because there is greater probability that individual would find work over a year as compared to week। अगर आप UPSS की बात करें तो ये हमेशा कम होगा किससे, CWS से। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में 1 महीना तो जॉब किसी ना किसी आदमी को मिल ही जाती है कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये जो डेटा होगा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे इसके थ्रू, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा वो कम आएगा। और अगर वीकली की देखेंगे तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की नौकरी लग जाए और उसके बाद फिर नौकरी चले जाए और महीनों तक नौकरी ना मिले, लेकिन 2 महीने उसे पिछले पूरे साल जो है जॉब की है, तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड कहलाएगा, भले ही वो 8 महीने से बैठा हुआ है। किसके हिसाब से? UPSS। तो अनएम्प्लॉयमेंट UPSS में क्या होता है, कम होता है। और CWS के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसे 1 हफ्ता भी है ना जॉब नहीं है पिछले हफ्ते तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। समझ में आया क्या? 1 हफ्ता तो जॉब स्विच करने में लग जाता है, तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है CWS डेटा के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयड रेट होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अब डेटा है उसको देख लेते हैं। तो ये देखो UPSS है, एग्रीगेट की बात करेंगे तो 6.1 है, 8.9 है CWS में, है ना। हर जगह CWS में आपको डेटा ज़्यादा दिखेगा। 21-22 4.1 है, 6.6 है। तो UPSS में हमेशा डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, क्योंकि पूरे एक साल में 1 महीने की बात कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में ज़्यादातर जो भी लोग होंगे ज़रूरी नहीं उन्हें जॉब हो, तो ये डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया क्या? तो यही बेसिकली अपना जो आर्टिकल था इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा और बाकी कोई चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। इसमें दिया हुआ है कि कोविड के समय में क्या हुआ था, तो कोविड के समय भी यही हुआ था, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को UPSS की वजह से जब लॉकडाउन था तो जॉब चली गई थी, 3 महीने के लिए जॉब नहीं थी, उसके बाद वापस मिल गई, तो UPSS जो डेटा है वो बहुत कम हो गया था, है ना। लेकिन CWS डेटा देखें तो वो बहुत ज़्यादा था। बस इसमें यही बताया गया, इसके अलावा इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं है। आपके लिए ये 2 कॉन्सेप्ट थे, मेजरमेंट कैसे किया जाता है UPSS और CWS। इसमें 1 साल का रेफरेंस ईयर लिया जाता है, इसमें एक लास्ट वीक का। इसमें 30 दिन अगर काम कर लिया तो एम्प्लॉयड, और इसमें 1 हफ्ते में 1 घंटा, 1 दिन में 1 घंटा भी कर लिया तो एम्प्लॉयड। समझ में आया क्या? ये हमारे मेजरिंग के तरीके हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ और है। एम्प्लॉयमेंट जो है कौन कौन से तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं वो जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मान लो कि आपके पास वो स्किल नहीं है जिसके लिए जॉब है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब जॉब बढ़ रही है, लेकिन अपने पास स्किल नहीं है, तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल काम में होता है एग्रीकल्चर में पूरे समय तो होता नहीं है। जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग होते हैं, रूरल के लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर में बिजी होते हैं और काम कर रहे होते हैं, वो पूरे समय जो है एम्प्लॉयड नहीं रहते, कुछ ही दिन तक एम्प्लॉयड रहते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसगाइज्ड होगा। इसमें क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लोग, मतलब पूरी फैमिली लगी हुई है एग्रीकल्चर 1 एकड़ में, है ना, तो एक से ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कई बार जो है रिसेशन आता है, लोगों की जॉब चली जाती है, फिर दोबारा जॉब आ जाती है, फिर बूम आता है, फिर उनको जॉब लग जाती है, तो इसे बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो कि आपने एक जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब पकड़ना है, तो इस बीच में आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ले रहे हो, तो जो टाइम लैग होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2017 में पहली बार जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया था। कौन रिलीज़ करता है इसकी जो रिपोर्ट है, NSO रिलीज़ करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, MOSPI। ये आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री जो है सर्वे करवाती है और कौन सी रिलीज़ कर रही है। उसके बाद जो डेटा होता है एस्टिमेट करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज़ करते हैं क्वार्टरली। किसके लिए? अर्बन एरियाज़ के लिए। क्वार्टरली डेटा जो रिलीज़ होता है वो अर्बन एरियाज़ के लिए होता है, और जो मेजरमेंट मेथड यूज़ होती है वो CWS होती है, करंट वीकली स्टेटस। और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर जो है क्या करते हैं,
रिलीज़ करते हैं एनुअली रूरल और अर्बन एरिया दोनों का, लेकिन उसमें दोनों मेथड यूज़ की जाती है, ठीक है, UPSS और CWS। समझ में आया क्या? तो CWS और UPSS दोनों मेथड यूज़ करते हैं, ईयरली डेटा आता है लेकिन उसका रूरल और अर्बन एरियाज़ का दोनों का ईयरली डेटा आता है, और अर्बन एरिया का डेटा क्वार्टरली आता है जो कि CWS के ऊपर बेस्ड होता है। जो ईयरली आता है वो UPSS के ऊपर भी रहता है मेजरमेंट, और CWS के ऊपर भी रहता है। तो ये ज़रूरी था आपके लिए। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इशू था हो गया है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। एन्जॉय एंड थैंक यू, और प्लीज़ यार शेयर करो थोड़ा और सब्सक्राइब करो तेज़ी से।